नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा के ब्लॉक भरथना के द्वितीय जिला पंचायत सदस्य दीपांशु गौतम से की खास मुलाकात। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉक भरथना के द्वितीय जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं दीपांशु गौतम। सभी लोगों ने इनका सहयोग किया है। दीपांशु गौतम बहुत ही निर्मल स्वभाव के हैं। इनके पिता राघवेंद्र गौतम भरथना विधानसभा से सपा के संभावित प्रत्याशी हैं। लोगों ने जिला पंचायत सदस्य दीपांशु जी को भारी मतों से विजयी बनाने का निश्चय किया है। दीपांशु गौतम जिला पंचायत सदस्य हैं। वह समाजवादी पार्टी के गद्दावर और कट्टर नेता हैं। दीपांशु गौतम ने बताया कि 2022 में बनेगी अखिलेश जी की सरकार। देखिए दीपांशु गौतम के साथ पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं पवन कुमार आज हूँ जनपद इटावा में और मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं भरथना ब्लॉक द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य दीपांशु गौतम जी। आज मैं जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि इनके पिताजी यहाँ के संभावित प्रत्याशी भी हैं विधानसभा भरथना से। ये जिला पंचायत सदस्य हैं। बड़ा अनुभव है इनके परिवार में राजनीतिक। तो आज मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या एजेंडे हैं। अगर इनको समाजवादी पार्टी से इनके पिताजी को टिकट मिलती है तो किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे, प्रमुख एजेंडे क्या रहेंगे, तो जानने का प्रयास करता हूं दीपांशु गौतम जी से। सर शुभ नाम। सर मेरा नाम दीपांशु गौतम है और मैं भरथना द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप और आपकी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब आगे आप पूछिए, जो आप क्वेश्चन पूछने जाएंगे मैं उसका जवाब देता जाऊँगा। प्रमुख एजेंडे क्या होंगे? आप समाजवादी पार्टी के आपके जो पिताजी हैं वो यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं। जी। प्रमुखता से उनका नाम चल रहा है। आप यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं। जनता ने भारी भरोसा किया है। 40,000 की वोटिंग थी आपकी। बहुत भारी मतों से आपको विजयी किया है। उम्मीद करता हूँ पिताजी के साथ भी उनका स्नेह बरकरार रहेगा। किन मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे समाजवादी पार्टी और आप? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो इतनी बड़ी जीत करवाकर आपने मुझे इटावा सदन में भेजने का काम किया है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। भरथना विधानसभा में सबसे बड़े मुद्दे, क्योंकि ये भरथना विधानसभा के नहीं, ये पूरे राज्य स्तरीय मुद्दे हैं। भरथना विधानसभा में भी एक तो रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 5 साल में एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं आई है कि जिसमें जनता खुश हो सके। रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार, क्योंकि रोजगार के बिना शिक्षा का भी महत्व नहीं है। आप शिक्षा कितनी भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अंततः आपको रोजगार चाहिए ही चाहिए। और जब तक वैकेंसियां नहीं आएंगी, शिक्षा का मूल कहाँ रह जाएगा, आप हमें बताइए। दूसरी चीज है महंगाई। आप शिक्षा, मतलब सारी चीजें प्रोपोर्शनल चल रही है। आप शिक्षा अच्छी कर देंगे, आप वैकेंसी नहीं देंगे, शिक्षा का महत्व खत्म हो गया। आप रोजगार नहीं देंगे, ऊपर से दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है इतनी ज्यादा, तो जनता कहाँ जाएगी, आप बताइए। जनता को परेशानियां इतनी हो रही हैं कि उसके पास जो दिहाड़ी मिलती है उसको, और मुश्किल से मुश्किल जो आपका 300 रुपये 350 रुपये मिलती है। आप नरेगा वाला कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें 200 रुपये के आसपास मेरे हिसाब से मिलती है। तेल सब्जी इतनी महंगी आपने कर रखी है कि वो 5 लोगों का परिवार नहीं भर सकता। वो कह रहे हैं हमने फ्री में सिलेंडर दिए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मैं बताता हूँ फ्री में सिलेंडर क्या है, कि ये था चुनावी ड्रामा। एक बार आपने सिलेंडर दे दिया, धीरे धीरे आपने सब्सिडी उसकी हटा दी, तो जो एक बार सिलेंडर भरे हुए मिले थे फ्री में, सब्सिडी खत्म हो गई, आज तक भर नहीं पाए, वो दोबारा नहीं भर पाए। मेरे मोहल्ले में भी लगभग, ये जो कुंवरा पंचायत है जहाँ पे रहता हूँ, ये भी हमारे जिला पंचायत उसमें ही आती है, भरथना उसमें द्वितीय में। तो यहाँ पे लगभग 2,500 की पोलिंग है और यहाँ पे भी लगभग 500 से 600 परिवारों में सिलेंडर थे जी, मिले हुए थे। और उसमें से 90% लोग आज भी
लकड़ी से खाना बनाते हैं, क्योंकि सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है उनके पास। कहीं ना कहीं महंगाई भी एक मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है। महंगाई सर, गाय का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के लिए। किसानों के लिए गाय का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसान जब से अपना खेत जोतता है, उसमें पौध बोता है, यूरिया डालता है, खाद डालता है, डीएपी डालता है, उस दिन से और फसल काटने तक और फसल घर तक ले जाने तक वो बेचारा किसान घर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि गाय इतनी ज्यादा है, वो दिन रात लगकर खेत की रखवाली करता है। इतनी रखवाली करने के बाद भी, क्योंकि झुंड के झुंड आते हैं हमारे यहाँ तो, और झुंड के झुंड आने से रोज के रोज लगभग 10-15 किलो तो वो खाना ही खाना है उनको। अच्छा, आप जो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों के 3 बिल जो उन्होंने पेश किए थे, जी। जिसके लिए भारत क्या बता रहे, विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन चला 13 महीने तक जी। 750 किसानों की जानें भी गई। जी। उन्होंने वो कानून वापस ले लिए। आज वो कह रहे हैं किसान मेरे साथ हैं, हमने उनकी बात मानी और उनके कानून वापस ले लिए। भाई, आपको 750 किसान मर जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद याद आती है कि हमें किसान बिल वापस लेने चाहिए। क्या कहना चाहिए, किसान विरोधी है सरकार? बिल्कुल किसान विरोधी है। अब इनको ये लग रहा है कि चुनाव हमारे करीब आ गए हैं, और पश्चिम बेल्ट जहाँ पे जाट गुर्जर बेल्ट है पूरी की पूरी, और किसान वहाँ के ही सबसे ज्यादा परेशान थे। उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किसान वहीं से निकले थे। अब ये परेशान हो गए हैं कि ये हमारा जो पश्चिम बेल्ट है ये पूरी की पूरी खाली हो जाएगी, जहाँ पे 135 सीटें हैं, और 135 सीटों में से लगभग इन्होंने 109 सीटें जीती थी। तो अब इनको ये लग रहा है कि अगर हमारा पश्चिम से खाली हो गया तो हम सरकार कैसे बनाएंगे। तो और पूर्वांचल में ये बिल्कुल ही खाली होगा। पहले इनको लगता था योगी जी हैं वहां से, तो पूर्वांचल में ये अच्छा कर लेंगे। तो पश्चिम तो गया ही गया इनके हाथ से, और पूर्वांचल भी चला गया, क्योंकि अखिलेश जी ने इतनी अच्छी गठबंधन किए हैं कि हर जगह से इनका खाला खत्म हो गया है कहानी। जो इस चुनाव में मेन मुद्दा आ रहा है, राशन का बहुत मुद्दा उठा रहे हैं कि मैं महीने में 2 बार गरीबों को राशन देता हूँ। अब तो रिफाइंड भी आने लगी है, नमक भी आने लगी है, हालांकि आपकी पार्टी बताते हैं नमक में कांच है। क्या कहना है? चलिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जितने का वो राशन नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा का तो वो थैला दे रहे हैं। और दूसरी चीज, जिन 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 लोगों को लैपटॉप पे जो 25-30 हजार के बीच की रेंज का था, उस लैपटॉप पे फोटो से दिक्कत होती थी, आज वो 50 रुपए किलो चने के पैकेट पे, 1 किलो रिफाइंड के पैकेट पे, 10 रुपए के नमक के पैकेट पे मोदी जी और योगी जी अपनी फोटो लगवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं वो लोग। अपना आपका कहना ही प्रचार है। कर रहे हैं। और ये आचार संहिता का उल्लंघन भी अब तो बंद हो जाना चाहिए ये चीजें। अच्छा, उनका जो मुद्दा है चुनावी स्टंट रहेगा, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेके रहेगा, भावनात्मक, जो उनकी राजनीति रही है। जैसा आप आरोप लगाते रहे, आपकी पार्टी आरोप लगाती है, राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, कोई तोड़ है इसका आपके पास? अब आपकी मुझे पार्टी लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा काम कर नहीं रहा है। इस बार विकास का मुद्दा काम कर रहा है, जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ। राम मंदिर का मुद्दा अगर काम कर रहा होता तो योगी जी वापस गोरखपुर नहीं भेजे जाते, अयोध्या से ही चुनाव लड़ते। अच्छा, अभी एक रैली हुई थी गोरखपुर में, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे। उन्होंने मंच से कहा कि जिसके सर पे लाल टोपी है, उत्तर प्रदेश का रेड अलर्ट समझो। क्या कहना है? रेड अलर्ट उनके लिए है ना, डर लग रहा है उनको। वो तो कहते हैं कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी की झंडा है, समझो उसमें गुंडा बैठा हुआ है। अब गुंडे तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने ऊपर से केस हटाने का काम किया था, तो उनसे बड़े गुंडा तो मुझे लगता नहीं प्रदेश में कौन है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपने देख लिया गुंडागर्दी किसने की है। गुंडागर्दी महिलाओं का खुद अपने चीरहरण किस पार्टी के लोगों ने किया है। जिला पंचायत सदस्य का आपने चुनाव जीता, देश, पूरा विश्व बुरी स्थिति से गुजर रहा था, दूसरी लहर आई थी जीतने के बाद, बहुत महामारी थी, लोगों ने बहुत कुछ खोया, किसी ने अपनी माँ, बेटा, भाई, बहन। ऐसी स्थिति में आपने अपने क्षेत्रीय जनता को कैसे बचाया था? क्या क्या प्रयास करने पड़े थे? क्या? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या प्रदेश सरकार रही हो, दोनों ने किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया था। लोगों के पास ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, बेड नहीं थे। अब मैंने भी कुछ अपने प्रियजनों को खोया है इसमें।
और मुझे नहीं लगता है कि जो दूसरी लहर आई थी उसमें कोई भी व्यक्ति अछूता रह गया हो जिसका रिश्तेदार या दूर का रिश्तेदार पड़ोसी किसी ने कहीं न कहीं कहीं परिवारों ना ने बहुत कहीं कुछ खोया। सबने खोया है। अब हम लोग जो समाजवादी लोग थे सबने काम करने का ये प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ से सिलेंडर उपलब्ध हो सकते थे वहाँ से लोगों को सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया। क्योंकि हमारे पास मशीन भी है ऑक्सीजन की, तो ज़रूरतमंद को वो भी देने का काम किया। ऑक्सीजन पाइप देने के काम किए, मास्क देने के काम किए, सैनिटाइज़र करने का काम किया। तो जितना हम लोग जितना कर करते थे सकते उस थे टाइम उतना पे, किया। तो अभी जब और आप अब लोगों से कहते भी थे कि अभी उस टाइम पे जैसे जैसे जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और रिजल्ट आया तो उस टाइम पे ही कोरोना की लहर जो थी पीक पर थी। ठीक है। उस टाइम पे लोग चाहते थे कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में आए, तो मैंने और हम सभी साथियों ने कोई विजय जुलूस नहीं निकाला। सबने रोका कि अभी कोई स्वागत वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ होती है। बहुत 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 धन्यवाद। अभी आप जनता के बीच जाएंगे तो आपने बताया कि आपका मुद्दा होगा विकास, बेरोजगारी, महंगाई। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा है राम मंदिर, 370, हिंदू मुस्लिम। आपका विकास का एजेंडा है, नववर्ष का आगमन है, बहुत जल्दी चुनाव का आगाज डंका बजने वाला है। अब कुछ अधिक न पूछते हुए सिर्फ आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस गणतंत्र दिवस पे? सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सभी साथियों से अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट दे, आपको पूर्ण बहुमत, पूर्ण समर्थन, पूर्ण आशीर्वाद देकर उसको जितवाकर लखनऊ भेजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके उनको पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाना है। और हम सभी समाजवादी साथियों को ये समझना है कि इस बार प्रत्याशी नहीं खड़ा हो रहा है, हर सीट पर अखिलेश जी खड़े हो रहे हैं। तो पूरी की पूरी 403 सीटों पर अखिलेश जी खड़े हो रहे हैं, तो उनके हाथों को मजबूत करके एक बार पुनः जो लक्ष्य है हमारा 350 प्लस का, उसको पूरा करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर सदन में भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु जी, जो आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूं अपने चैनल के माध्यम से। पहले पार्टी आपको स्नेह दे, फिर जनता स्नेह दे, और दोनों लोगों के स्नेह से आपके पिताजी विधानसभा पहुंचे। चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने प्रदेश की राजनीति की बात की, देश की राजनीति की बात की, आपके क्षेत्रीय परेशानियां और क्षेत्रीय मुद्दों पर आपने कुछ नहीं बोला, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये भरतना रेलवे क्रॉसिंग बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। भरतना विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये, क्योंकि आए दिन किलोमीटरों में जाम लगता है यहाँ पे, और यात्री जो है राहगीर, पैदल राहगीर भी नहीं निकल पाता, 3-3 4-4 घंटे उसको इंतजार करना पड़ता। तो अगर एक फ्लाईओवर यहाँ पे बन जाए तो इस जाम से निजात मिल जाएगी। और मैंने सुना है यहाँ पे चीनी मिलें भी थी, हुआ करती थी, बंद हैं, चावल वाली है, क्या उद्योग सारे बंद पड़े हुए हैं। ये जो भरतना है, ये पूरे प्रदेश में राइस मिल का सबसे बड़ा हब हुआ करता था। विगत समय में यहाँ पे लगभग 65 राइस मिलें थी, और इस टाइम पे 40 से ज़्यादा राइस मिल बंद पड़ी हुई हैं, और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। अगर ये कारखाने चालू हो जाएं तो 40 कारखानों से मुझे लगता है कि कुछ हजार 400 1000 1500 परिवार पर 1000-1500 परिवार पाले जा सकते हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा। और एक इससे एक संदेश भी पहुंचेगा, इटावा का चावल पूरे प्रदेश और देश में जाकर भरतना का, इटावा का नाम बढ़ाएगा। इससे सरकार को भी फायदा होगा। नमस्कार, तो अभी आप देख रहे थे, मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे दीपांशु गौतम जी। उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि मैं जनता के बीच, मेरा प्रमुख मुद्दा जो होगा वो बेरोजगारी होगा, महंगाई होगा, किसानों की बात करी। मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, नववर्ष की शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। उनकी क्षेत्रीय जनता, प्रदेश की जनता को चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।